मॉडल से संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि किस प्रकार से अर्थशास्त्री कुर्णो के द्वारा दयाधिकारी मॉडल दिया गया था। उस मॉडल में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से यदि कोई वस्तु ऐसी हो जिसकी उत्पादन लागत शून्य हो और उसमें उस वस्तु के विक्रय में केवल 2 ही उत्पादक हो, तो किस प्रकार से वह बाजार को इस प्रकार से बांटेंगे कि 1/3 भाग पहले उत्पादक के द्वारा उत्पादित किया जाएगा, 1/3 भाग दूसरे उत्पादक के द्वारा उत्पादित किया जाएगा और 1/3 भाग खुला छोड़ दिया जाएगा। कुर्णो मॉडल में हालांकि दोनों दयाधिकारियों का लाभ अधिकतम होता है, परंतु इनका सकल लाभ अधिकतम नहीं होता है। इस चीज़ को हम प्रतिक्रिया फलनों के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रतिक्रिया फलनों की सहायता से कुर्णो का हल निकालेंगे, जिसमें ये प्रूव करेंगे हम कि हालांकि दयाधिकार की स्थिति में कुर्णो मॉडल में दोनों ही जो दयाधिकारी होते हैं उनका अलग अलग लाभ अधिकतम होता है, परंतु पूरे मार्केट के लाभ की दृष्टि से देखें तो कुल लाभ उसमें अधिकतम नहीं होता है। इसी चीज़ को आज हम इसमें प्रूव करेंगे और इसको प्रूव करने के लिए हम सम लाभ वक्रों की सहायता लेंगे। तो देखिए पहले हम ये समझते हैं कि सम लाभ वक्र क्या होता है। देखिए सम लाभ वक्र जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वह वक्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर एक उत्पादक का लाभ बराबर होता है उसे सम लाभ वक्र कहते हैं। जिस प्रकार से तटस्थ वक्र वह वक्र होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर एक उपभोक्ता की संतुष्टि बराबर होती है। समुत्पाद वक्र वह वक्र होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर एक उत्पादक का जो उत्पादन है वो समान होता है। उसी प्रकार से सम लाभ वक्र वह वक्र होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर एक उत्पादक का लाभ समान रहता है और उस स्थिति में समान रहता है जब दूसरा जो उत्पादक है उसका जो उत्पादन है वह स्थिर हो। तो इस प्रकार के वक्र को समलाभ वक्र की संज्ञा दी जाती है। तो हम यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से समलाभ वक्रों के माध्यम से कुर्णों का हल किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए ए फर्म के समलाभ वक्र जो होते हैं ए व बी के उत्पादन के विभिन्न स्तर को बताते हैं जो ए को समान लाभ प्रदान करते हैं, और इसी प्रकार से बी के जो समलाभ वक्र होंगे वह उत्पादन के उन स्तर को बताएंगे जिसमें बी को समान लाभ प्राप्त होती है। तो यहाँ देखिए हम इसको समलाभ वक्र को देखते हैं। मान लीजिए ये ए का उत्पादन और ये बी का उत्पादन। अब ये ए के समलाभ वक्र है, ये आइस प्रॉफिट ऑफ ए, ये दूसरा समलाभ वक्र है प्रॉफिट डैश ए। ये समलाभ वक्र क्या बताते हैं कि जब बी के द्वारा B1 उत्पादन किया जा रहा है तो A1 उत्पादन करे या A1 डैश उत्पादन करे तो उसका लाभ अधिकतम होगा। जब B के द्वारा B2 उत्पादन किया जाता है तो A के द्वारा A2 उत्पादन करने पर या A2 डैश उत्पादन करने पर उसका लाभ समान होता है। इसी प्रकार से यदि B के द्वारा BE उत्पादन किया जाता है तो उस समय A के द्वारा AE उत्पादन करने पर उसका लाभ समान होता है। यानी समलाभ वक्र क्या बताते हैं, वह उत्पादन के स्तर को बताते हैं जिस पर एक उत्पादक का लाभ समान होता है। तो यहाँ देखिए जो ये पाई ए वक्र है इसके प्रत्येक बिंदु पर एक उत्पादक का जो ए उत्पादक है उसका लाभ समान होता है। समलाभ वक्र में ये होता है कि समलाभ वक्र जैसे जैसे ऊपर जाएंगे लाभ की मात्रा घटती चली जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बी का उत्पादन बढ़ेगा। देखिए किस प्रकार से इसको देखेंगे। समलाभ वक्र में आप बहुत क्लियर एक बार आप इसको समझ लेंगे तो बहुत इजी आएगा कि देखिए यहां हम ले रहे हैं ए का उत्पादन और यहां ले रहे हैं वाई एक्सिस ले रहे हैं हम बी का उत्पादन। अब क्या होता है, ये समलाभ वक्र ए का समलाभ वक्र बता रहा है पाई ए। ये क्या बता रहा है कि अगर बी देखिए, और अगर बी का उत्पादन बढ़ेगा तो ए के लाभ घटेंगे, तो जैसे जैसे लाभ घटेंगे समलाभ वक्र ऊपर चला जाएगा। तो ये ए के समलाभ वक्र है, इसी प्रकार से बी के भी समलाभ वक्र बना सकते हैं। अब देखिए इस स्थिति में यदि बी के द्वारा B1 उत्पादन किया जा रहा है तो या तो ए उत्पादन करे A1 या फिर ज़्यादा उत्पादन करे A1 डैश।
अब देखिए, या वो A1 उत्पादन करेगा, कम उत्पादन करेगा तो प्राइस ज़्यादा मिलेगी तो उसका लाभ हो जाएगा, और या फिर वो बहुत ज़्यादा उत्पादन करे और प्रति इकाई लाभ कम प्राप्त करे तो A1 डैश उत्पादन करे तो भी लाभ वहाँ होगा। इस स्थिति में हो सकता है उसको प्रति इकाई 50 रुपये का लाभ हो रहा हो, और इस स्थिति में हो सकता है उसको प्रति इकाई 5 रुपये का प्रति इकाई 5 रुपये का ही लाभ हो रहा हो। अब देखिए, दूसरी स्थिति में जब बी के द्वारा उत्पादन B2 किया जाता है, तो बी के द्वारा जब B2 उत्पादन किया जाता है तो ए या तो A2 उत्पादन करे और यह A2 डैश उत्पादन करे तो इसका लाभ समान होता है। यानी ये जो बिंदु है, P बिंदु, Q बिंदु, ये R बिंदु, ये S बिंदु, ये T बिंदु, सब पर लाभ समान है। B के द्वारा अगर BE उत्पादन किया जाता है तो A का लाभ अधिक समान लाभ कब होगा? जब A के द्वारा AE उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से जो समलाभ वक्र है वह उसका प्रत्येक बिंदु A के द्वारा उत्पादित A के समान लाभ को बताते हैं। ये जैसे देखिए, उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो कीमत कम होगी तो प्रति इकाई लाभ कम होगा, उत्पादन कम करेंगे तो कीमत ज़्यादा होगी तो प्रति इकाई लाभ ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ जैसे बता रहा था, हो सकता है यहाँ प्रति इकाई 50 रुपये का लाभ हो, या प्रति इकाई 5 रुपये का ही लाभ हो, यहाँ प्रति इकाई 40 रुपये का लाभ हो, यहाँ प्रति इकाई हो सकता है 8 रुपये का ही लाभ हो। तो इस प्रकार से प्रत्येक जो उत्पादक है उसका समलाभ वक्र वह वक्र होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर उत्पादन समान होता है। तो ये देखिए, अब जैसे जैसे B का उत्पादन बढ़ेगा, मान लीजिए B उत्पादन और बढ़ाता है तो A का समलाभ वक्र पहले की तुलना में और कम हो जाएगा। समलाभ वक्र में क्या होता है, जैसे जैसे समलाभ वक्र ऊपर की तरफ चला जाता है वैसे वैसे वह कम लाभ को बताता है। जितना समलाभ वक्र नीचे की तरफ होगा उतना ही लाभ अधिकतम बताएगा। जैसे तटस्थ वक्र का ऊंचा वक्र ज़्यादा संतुष्टि को बताता है, नीचा वक्र कम संतुष्टि को बताता है, यहाँ उल्टा है। नीचे वाला जो समलाभ वक्र है उस पर अधिक लाभ को बताता है, और जैसे जैसे समलाभ वक्र ऊपर चला जाएगा वह कम लाभ को बताएगा। अब देखिए, अब इसी प्रकार से हम B के भी समलाभ वक्र बना सकते हैं। B के समलाभ वक्र होंगे वो इस प्रकार से इस साइड में होते होंगे। आपको एक बार करके बताता हूं। B के समलाभ वक्र बनाना चाहेंगे तो आप किस प्रकार से बनाएंगे? समलाभ वक्र B के बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ये B का उत्पादन, ये A का उत्पादन। अब देखिए, ये जो पहला वक्र है ये पाई B और ये दूसरा वक्र पाई डैश B। अब ये पाई B क्या बताता है कि A के द्वारा यदि A1 उत्पादन किया जाता है तो B के द्वारा जो उत्पादन है वो या तो B1 उत्पादन करे या B1 डैश उत्पादन करे तो उसका लाभ अधिक समान होगा। अब यदि A के द्वारा A2 उत्पादन किया जाता है तो B के द्वारा या तो B2 और या B2 डैश उत्पादन करने पर लाभ समान होगा, और A के द्वारा जब AE उत्पादन किया जाता है तो B के द्वारा B उत्पादन करने पर लाभ समान होगा। इस प्रकार से दोनों ही उत्पादक के समलाभ वक्र बना सकते हैं। B में भी ये जो बिंदु है P, Q, R, S, T, इन सभी बिंदु पर लाभ समान है। यानी समलाभ वक्र वह वक्र होते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर एक उत्पादक का लाभ समान होता है। अब देखिए, लाभ उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र को देखते हैं। ये हमने देखा कि किस प्रकार से A और B के समलाभ वक्र बनाए जा सकते हैं। अब देखिए, उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र को देखते हैं। देखिए, अब मैं उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। प्रत्येक फर्म का एक उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र होता है। पहली फर्म A का उत्पत्ति प्रतिक्रिया फर्म B के उत्पादन दिए होने पर A को मिलने वाले अधिकतम लाभ वाले बिंदुओं का मिलान है। इसी प्रकार से B फर्म का उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र जो होगा A फर्म के उत्पादन के दिए होने पर B फर्म को मिलने वाले अधिकतम लाभ वाले बिंदुओं को मिलाता है। तो किस प्रकार से हम उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र बनाएंगे? यहाँ देखिए, जैसे ये रेखा है, ये B का उत्पादन दिया हुआ है, ये B का उत्पादन और ये A का उत्पादन।
ये उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र, ये देखिए, ये पाई ए। अब बी उत्पादन बढ़ाएगा तो ए का लाभ घटेगा, पाई ए डैश। फिर बी और उत्पादन बढ़ाएगा तो ए का लाभ और घटेगा, पाई ए डबल डैश। बी और उत्पादन बढ़ाएगा तो ए का लाभ और घटेगा, पाई ए ट्रिपल डैश। ये जो उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र है, ये क्या बताता है कि बी का उत्पादन दिए हुए पर ए का उत्पादन कहाँ अधिकतम होगा, उसको बताने वाला जो वक्र है, इसको उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र की संज्ञा देते हैं। तो जैसा कि हमने इसमें डिस्कस किया था कि ए का उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र, अगर बी का हमको उत्पादन दिया हुआ है कि बी के द्वारा कितना उत्पादन किया जा रहा है, तो ए को कहाँ लाभ अधिकतम होगा, उसको बताने वाले वक्र को उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र की संज्ञा दी जाती है। रेखा चित्र में हम यूं देखें कि जो MN रेखा है, ये उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र को बताती है, जो ये बताती है कि जैसे जैसे बी का उत्पादन बढ़ेगा ए का लाभ घटता चला जाएगा। बी का उत्पादन मैक्सिमम यहाँ है तो लाभ इसका ए का अधिकतम है। बी का उत्पादन बढ़कर ज़्यादा हो जाता है, देखिए यहाँ बी का उत्पादन इतना ही है, यहाँ बी का उत्पादन ज़्यादा होता है तो ए का लाभ और कम होता है। फिर बी का उत्पादन इतना हो जाता है तो ए का लाभ और कम हो जाता है। बी इतना उत्पादन करता है तो जैसे 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 बी का उत्पादन B1 से B2 हो गया, B3 हो गया, B4 हो गया, तो जैसे जैसे बी का उत्पादन बढ़ता चला जाएगा ए का लाभ घटता चला जाएगा, क्योंकि बी का उत्पादन ज़्यादा होगा तो बी के द्वारा मार्केट में ज़्यादा कैप्चर किया जाएगा मार्केट को, तो ए का प्रोडक्ट कम बिकेगा तो ए का लाभ भी कम होगा। तो ये जो उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र है, वह ए के उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र ये बताते हैं कि बी का उत्पादन स्थिर होने पर ए को कहाँ अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी, और इसी प्रकार से ए के जो उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र होंगे वो ये बताएंगे कि ए का उत्पादन स्थिर होने पर बी का उत्पादन कहाँ होने पर उसको अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से ए का जो उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र बनाया, वैसे बी का भी उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र बना सकते हैं हम। अब देखिए दोनों के उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र को हम देखते हैं। तो यहां देखिए ये चित्र है ए के उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र को बताता है, और ये चित्र बी के उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र को बताता है। दोनों का अधिकतम लाभ ई बिंदु पर होता है, जहां ए के द्वारा ए उत्पादन किया जाता है और बी के द्वारा बी उत्पादन किया जाता है। ये ए का उत्पादन है और ये बी का उत्पादन है। अब यदि किसी समय बी के द्वारा अगर ये संतुलन होता है, ये ए का उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र, और ये वाला जो बिंदु है ये वाला है बी का उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र। अब मान लीजिए बी ये मानता है कि ए का उत्पादन स्थिर है, बी ये मानता है कि ए जितना उत्पादन कर रहा है उतना ही उत्पादन करेगा, और बी उत्पादन करता है B1। इस B1 उत्पादन की वजह से बी का उत्पादन B1 है तो ए का उत्पादन भी हो जाता है A1, यानी ए भी उत्पादन बढ़ा देता है। जब B1 उत्पादन करता है तो ए पहले स्थिर था, पर बी वाले ने उत्पादन घटाया तो ए ने उत्पादन बढ़ा दिया। अब उसकी प्रतिक्रिया में अगर बी के द्वारा B2 उत्पादन किया जाता है, तो देखिए बी के द्वारा जब B2 उत्पादन किया जाता है, उत्पादन बढ़ाया, देखिए बी ने उत्पादन घटाकर B1 किया, तो ए ने उत्पादन ए से बढ़ाकर A1 कर दिया, क्योंकि ए को लग रहा है कि बी का उत्पादन घटा है तो मुझे उत्पादन बढ़ाना चाहिए ताकि मेरा लाभ अधिकतम हो। अब बी के द्वारा वापस उत्पादन B2 किया जाता है, तो बी का उत्पादन बढ़ा तो प्रतिक्रिया में ए अपना उत्पादन घटकर A2 करा देता है, यानी बी उत्पादन बढ़ाता है तो ए उत्पादन घटाता है, बी उत्पादन घटाता है तो ए के द्वारा उत्पादन बढ़ाया जाता है। और इस प्रकार से ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों वापस ई बिंदु पर नहीं आ जाते हैं, यानी ये जो दोनों की उत्पत्ति प्रतिक्रिया का जो संतुलन ई बिंदु पर होता है, ये एक साम्य की स्थिति होती है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो ऐसी आर्थिक शक्तियाँ क्रियाशील होती है कि वह वापस उसको ई पर लेकर आना चाहती है। जैसे कि बीई से बी ने उत्पादन घटाया
तो इसकी प्रतिक्रिया में ए ने उत्पादन ए से A1 बढ़ा दिया। अब बी ने उत्पादन बढ़ाकर B1 से B2 किया, तो इसकी प्रतिक्रिया में ए ने अपना उत्पादन घटाकर A1 से A2 किया। बी के द्वारा वापस उत्पादन बी किया जाता है, तो वापस ए का उत्पादन ए हो जाता है। इस प्रकार से दोनों के ही उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र जिस बिंदु पर काटते हैं वहां पर दोनों के साम्य की स्थिति होती है। इस साम्य पर दोनों को इंडिविजुअली लाभ अधिकतम मिल रहा होता है। इस कारण से कोई भी फर्म इस साम्य की स्थिति से अलग हटना नहीं चाहती है। परंतु यहाँ जो बात कहने वाली है, इस साम्य की स्थिति पर दोनों फर्मों का इंडिविजुअली लाभ अधिकतम होता है, पर उद्योग का कुल लाभ अधिकतम नहीं होता है। इसको हम समझते हैं, देखिए किस प्रकार से होता है। तो यहाँ देखिए दोनों का लाभ कुल अधिकतम नहीं हो सकता, इसकी बात हम करते हैं। तो देखिए इसका दोनों का लाभ अधिकतम, देखिए ये बी का उत्पादन है, ये ए का उत्पादन है। ये हमने लिया ए का उत्पादन और यहां लिया बी का उत्पादन। ये ए का उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र है और ये बी का उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र है। अब देखिए इसको हम लिख रहे हैं ए का उत्पत्ति प्रतिक्रिया और इसको मैं लिख रहा हूं बी का उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र। अब देखिए ए का जो फर्स्ट है ये ए का समलाभ वक्र पाई ए, दूसरा ए का समलाभ वक्र बना रहा हूं पाई ए डैश। अब बी का जो उत्पत्ति समलाभ वक्र है इसको आप चेक करेंगे। बी का ये पहला उत्पत्ति समलाभ वक्र पाई बी और ये बी का दूसरा समलाभ वक्र पाई बी डैश। दोनों ई बिंदु पर संतुलन में। तो ई बिंदु पर मैक्सिमम ए जो लाभ कमा सकता है वो ई बिंदु पर है, मैक्सिमम बी के द्वारा जो लाभ कमा सकता है, यानी ए के द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा रहा है क्योंकि ये प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि बी की जो उत्पादन है वो ज़्यादा है। इस कारण से ये ए जो है इस बिंदु पर नहीं रह सकता, दोनों ई बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है। इस ई बिंदु पर ए है पाई ए डैश पर और बी है पाई बी डैश पर, यानी दोनों का ई बिंदु पर इंडिविजुअली लाभ अधिकतम होता है। यानी ए जो है वो उत्पादन पाई ए को नहीं प्राप्त कर सकता क्योंकि बी के द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है, मार्केट में बेचा जाता है। इस कारण से बी का भी प्रोडक्ट बिकता है तो ए का प्रोडक्ट इतना नहीं बिकता। ए इसी अगर बी नहीं हो तो ए यहाँ रह सकता है, पर बी की प्रेजेंस में ए पाई ए पर रह सकता है। और इसी प्रकार से बी अगर ए नहीं हो तो बी पाई बी पर रह सकता है, पर ए प्रेजेंट हो तो मैक्सिमम ये लाभ इसको हो सकता है ई बिंदु पर। तो यहाँ देखिए ई बिंदु पर दोनों ही फर्म का, ए फर्म को भी लाभ अधिकतम जो प्राप्त कर सकता है वो हो रहा है और बी फर्म को भी अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है, परंतु उद्योग का कुल लाभ अधिकतम नहीं है। क्योंकि देखिए ई बिंदु से यदि हम एच बिंदु पर आते हैं, ई बिंदु से यदि एच बिंदु पर आते हैं तो बी का लाभ उतना का उतना ही है क्योंकि समलाभ वक्र के प्रत्येक बिंदु पर लाभ बराबर होता है। तो यहाँ देखिए बी बिंदु ई से अगर एच पर आते हैं तो बी का लाभ उतना का उतना ही है, पर ए नीचे वाले वक्र पर आ जाता है, अतः ए का लाभ बढ़ जाता है। तो यहाँ ई से यदि एच पर आया जाए तो एच पर आने की स्थिति में बी का लाभ वही रहेगा, पर ए वाला लाभ नीचे वाले वक्र पर चला गया इसलिए ए का लाभ बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से ई से यदि हम जे बिंदु पर आ जाएं तो देखिए ए का लाभ वही रहेगा क्योंकि पहले भी पाई डैश ए पर है, अभी भी ई बिंदु भी पाई डैश ए पर है, जे पर भी पाई डैश पर है, पर बी जो है वो नीचे वाले समलाभ वक्र पर आ जाएगा, अतः बी का लाभ बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ई से अगर हम एच पर जाते हैं
तो बी के लाभ में कोई परिवर्तन नहीं होता है पर ए का लाभ बढ़ जाता है, और ई से जे बिंदु पर जाते हैं तो ए के लाभ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है पर बी का लाभ बढ़ जाता है। इसका मतलब जो जे एच रेखा है, ये कॉन्टैक्ट कर्व बोलते हैं इसको, जे एच रेखा के किसी बिंदु पर जाएंगे तो दोनों का ही लाभ बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो समलाभ वक्र, उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र है, इन उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र के जो कटान बिंदु है, जहाँ की दोनों फर्मों का संतुलन होता है, उस संतुलन पर दोनों फर्मों का व्यक्तिगत लाभ अधिकतम होता है पर उद्योग का कुल लाभ अधिकतम नहीं होता है। उद्योग का कुल लाभ अधिकतम होगा जेएच जो कॉन्ट्रैक्ट लाइन है उस पर, उसके किसी बिंदु पर होगा। सपोज करो यहाँ आते हैं, जेएच के टी बिंदु पर आते हैं, तो टी बिंदु पर आप देखेंगे तो देखिए ए का लाभ भी बढ़ेगा और बी का लाभ भी बढ़ेगा। इस प्रकार से बजाय संतुलन बिंदु के अगर कांटेक्ट कर्व पर आपस में मिलते हैं तो दोनों का ही लाभ बढ़ता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो कूर्नो मॉडल है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि दयाधिकारी में 1/3 पहला उत्पादित करेगा, 1/3 दूसरा उत्पादित करेगा, पर इसमें उद्योग का कुल लाभ अधिकतम नहीं होता है। ए का व्यक्तिगत लाभ अधिकतम हो सकता है, बी का भी व्यक्तिगत लाभ अधिकतम हो सकता है, परंतु उद्योग का कुल लाभ अधिकतम नहीं हो सकता। बजाय इसके यदि ये दोनों बजाय प्रतिक्रिया वक्र के संतुलन बिंदु के बजाय ये जेएच जो कॉन्ट्रैक्ट लाइन है, उस लाइन पर अगर एक दूसरे का उत्पादन करते हैं तो वहाँ कुल लाभ भी अधिकतम होगा और दोनों ही फर्म पहले की तुलना में ज़्यादा लाभ को प्राप्त करेगी। इस प्रकार से जो उत्पत्ति प्रतिक्रिया वक्र है, उनके माध्यम से हम कूर्णों के हल को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो कूर्णों के द्वारा हल दिखाया गया वो केवल व्यक्तिगत लाभ को अधिकतम करने वाला है, उद्योग के कुल लाभ को अधिकतम करने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से प्रतिक्रिया फलनों के माध्यम से, प्रतिक्रिया वक्रों के माध्यम से कूर्णों के हल को ज्ञात किया जा सकता है। इसे आप बहुत अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।